स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म के सैम्पल पेपर के बारे में, जो कि 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स को भी देखेंगे। तो ये सैम्पल पेपर 2 हैगा। पार्ट 1 की जो मतलब सैम्पल पेपर जो 1 है वो मैंने पहले ही आपको सॉल्व करा दिया है। उसका भी जो PDF है वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों जो मैंने आपको अभी तक 2 सैम्पल पेपर करा दिए हैं, दोनों का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर दीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर किस प्रकार का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर है 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो आपका सैम्पल पेपर है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो अक्टूबर में मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो आपकी ये प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आपका जो ये पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, जिसको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य निर्देशों को पहले हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी क्वेश्चन करना आपके लिए अनिवार्य है। जो 1 से 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे MCQ बेस्ड होंगे, जो कि 1-1 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 है वो आपके 2-2 नंबर के होंगे, जिनको आपको 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आपसे 2-2 नंबर में पूछा जाए तो आपको 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर अपना टाइम सेव करना है। जब आपका पेपर हो जाए और अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप वहाँ पर बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐड मत कीजिए। नेक्स्ट बोला है हमसे कि 16 से लेकर जो 19 तक के क्वेश्चंस होंगे वो आपके 3-3 नंबर के होंगे, जिनका आंसर आपको 75 वर्ड्स में देना है। इसको आप जो है ना 75 की जगह 100 वर्ड में लिख दीजिए। ठीक है, 3-3 नंबर का है क्योंकि। और जो आपका 20 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 4-4 नंबर के हैं, जिनका आंसर आपको जो है 100 वर्ड्स में देने हैं, 100 से 120 वर्ड्स में। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला सेक्शन ए हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जितने भी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही आपका 6 नंबर का है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत हमारे 1, 2, 3, 4 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि MCQ टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी? तो 1914 से 1918 इसकी समय अवधि थी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। तो आपको पता है यूरोपीय यूनियन जो कि यूरोपीय देशों का एक संघ है, तो उसकी अपनी मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह आएगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है इन सभी क्वेश्चन को। तो भारतीय संविधान कब बन के तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को यह बन के तैयार हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, लेकिन हमसे पूछा गया है कब बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ये देख लीजिए आपका ये चौथा हैगा, पेंटागन क्या आएगा? तो ये अमेरिकी रक्षा विभाग का एक मुख्यालय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हैगा। तो अभी आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स हमें करने होंगे, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन का नाम क्या था? तो हमें सैनिक संगठन का नाम बताना है। तो सैनिक संगठन का नाम था वारसा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सार्क, ठीक है, आप जानते हैं जिसमें भारत भी शामिल है, तो उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 होगा इसका 8 होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी डैश में किया गया था। तो आपको सिंपल सा ब्राजील की राजधानी बतानी है। तो ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 565 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश, एक सेकेंड, जयप्रकाश नारायण।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा, चकमा शरणार्थी किस देश से आए थे? तो ये आए थे बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 हैगा उसका आंसर हमें एक ही वाक्य में देना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें लंबा हमें नहीं खींचना है। तो पहला हैगा हमारा, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। तो कैसी हो गई थी? तो जो विश्व था वो हो गया था एक ध्रुवीय, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, एक ध्रुवीय विश्व हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका आंसर हैगा हैग, जो कि हैगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर आपको ही पता है कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ये नारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो आप बता दीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल ईजी है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर लिखिए आप, 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, आरटीआई की फुल फॉर्म बतानी है हमें। तो आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, सत्य और असत्य बताने हैं, जो कि 6 नंबर कहेंगे। तो इसमें बताया गया है पहला कि शीत युद्ध के बाद विश्व की स्थिति एक ध्रुवीय हो गई थी। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा, भारत में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी पूरी डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 18 मई 1974 को जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ये जो बिजनेस स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बताना है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा, सॉरी, इसका आंसर जो है ना 51 नहीं है, इसका आंसर है 1857 में जो है पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट है हमारा कि इराकी युद्ध, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो उसको जो है कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हमें मिलान करना है। तो देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। आसियान की स्थापना तो 67 में हुई थी। ठीक है, और बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, ये बोल्शेविक लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। और लास्ट बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि नाटो की स्थापना ये, ठीक है, और आसियान बोल्शेविक क्रांति 1917, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर 1962 और बांग्लादेश का निर्माण 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, बिल्कुल इजी पूछा गया है, यहाँ पर 2 नंबर का है। ठीक है, तो आपको शीत युद्ध में लिख देना है। मैं इसका आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि शीत युद्ध वैसे कोई युद्ध नहीं था, इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख रखा है कि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी, संघर्ष की स्थिति, युद्ध कब होगा, ऐसे हमले की आशंका यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन जो वास्तविक युद्ध था वो नहीं हुआ था। और इस युद्ध का जो काल पीरियड माना जाता है वो 1945 से लेकर 25 दिसंबर 1991 जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको ये नीचे जो मैंने लिखा है ये नहीं लिखना है, ये किसी और का आंसर है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऊपर वाले का भी आंसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है वो भी। नेक्स्ट है हमारा कि 2 ध्रुवीय विश्व से आपका क्या अभिप्राय है? 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है कि 2 महाशक्तियाँ जिनका वर्चस्व काफ़ी अधिक था, जिसमें एक था यूएसए और दूसरा था हमारा यूएसएसआर। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से बना के आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। फिर बिल्कुल ईजी पूछा गया है नाटो की फुल फॉर्म, ये अथवा में है, तो आपको जोन सा आता है आप उसको लिखिए नाटो, NATO। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मैंने आपको बता दिया है, आप लिख लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा शिमला समझौता कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जो शिमला समझौता हुआ था ये हुआ था आपका जुलाई 1972 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शार्क के सदस्य देशों की संख्या। देखिए जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो इसके बाद मैंने आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें से जो भी मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और अभी एक क्वेश्चन आया था कि सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी हैगी, तो हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर में ही मैंने आपको बता रखा था। तो मैंने आपको बताया था कि शार्क वाले में से जो है ना इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। स्थापना पूछ लेगा, कितने देश हैंगे वो पूछ लेगा, तो बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो कितने देश है वो हमें बताना है, तो 8 देश हैं, उन सभी के नाम यहाँ पर मेंशन आपको कर देने हैं। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रखा हूँ ना बस उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो आई होप आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा। ठीक है। तो इसके कितने देश हैंगे, 8 देश हैं, उन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निशस्त्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, निशस्त्रीकरण। तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि विनाशकारी हथियारों या फिर जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके उत्पादन पर रोक लगाना और जो उपलब्ध विनाशकारी हथियार है उनको नष्ट करने से हमारा अभिप्राय है। तो निशस्त्रीकरण का डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। 2 नंबर का आएगा, इतना काफ़ी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पर ये इसका अथवा में ही दे रखा है हमें कि सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं कि सुरक्षा। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखा है कि सुरक्षा से हमारा अभिप्राय सुरक्षित होने की अवस्था या फिर खतरे से मुक्ति या फिर भय से मुक्ति से है। तो भय से मुक्ति या फिर खतरे से सुरक्षा, तो यही सब क्या कहलाता है, हमारा सुरक्षा कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा कि वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है। तो वैश्वीकरण की डेफिनेशन देनी है और इसके अथवा में हमसे पूछा गया है कि शरणार्थी किसे कहते हैं। तो इस दोनों का आंसर हम एक बार में देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर में लिखा हुआ है वैश्वीकरण की डेफिनेशन कि वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय विश्व के देशों को आपस में जोड़ने से है, जिससे क्या होगा, जिससे संस्कृति, तकनीक, निवेश, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होगा। किसके द्वारा, व्यापार के द्वारा। ठीक है। हमें जो है इसके अथवा में दे रखा था यानी अथवा में दे रखा था, हमें क्या दे रखा था कि शरणार्थी किसे कहते हैं। तो शरणार्थी वे लोग होते हैं जो कि युद्ध के कारण या फिर कोई हिंसा या फिर संघर्ष या फिर उत्पीड़न से भागकर जो है किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और सुरक्षा खोजने के लिए वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है शरणार्थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो लोकतांत्रिक शासन से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको पता ही होगा लोकतांत्रिक शासन जिसमें जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, जो मेन पावर होती है वो जनता के पास होती है। तो आपको ये पता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो बिल्कुल ईजी है ये। नेक्स्ट है हमारा इसी का अथवा में पूछा गया कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मैंने आपको जब सैंपल पेपर 1 करवाया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। इसका आंसर रहेगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारा दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये आप जो बहुत क्लासेस में ये आप पढ़ चुके हो, आपने 11th क्लास में भी इसका पढ़ा होगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, तो आपको ये सब बिल्कुल ईजी है। वीडियो थोड़ी लंबी पड़ रही है इसलिए हम जो है इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी 2 क्षेत्रीय संगठनों के क्षेत्रीय दलों के नाम बताने हैं। तो आप बता दीजिए बीजेपी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी तो ये हैगा, ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसे सीपीआई भी बता सकते हो आप। तो कोई भी आप 2 बता दीजिए। नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी के हमें परिणाम बताने हैं कोई 3 नंबर का आएगा, तो अच्छे से एक्सप्लेन उसे कर दीजिएगा। नेक्स्ट हैगा कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारणों के बारे में हमें बताना है। तो जो आपको आता है आप उसके बारे में लिख दीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण कौन कौन से थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो पहला कारण क्या आएगा हमारा कि नौकरशाहियों का शिकंजा। धीरे धीरे जो सोवियत संघ था उसमें नौकरशाहियों का जो शिकंजा था वो कसता चला गया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन से लिखा है मैंने, आप डीपली पढ़ लीजिएगा। दूसरा आएगा संसाधनों का गलत उपयोग। तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी। चौथा आएगा हमारा कि सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। ठीक है, आपको कोई 3 लिख देने होंगे। 3 नंबर पूछा गया तो एक ज़्यादा पॉइंट लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, काफ़ी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ये 6 नंबर में आ जाता है या फिर 8 नंबर में आ जाता है तो उसके लिए भी मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ आपको।
देखो सबसे पहले तो आपको ये चारों पॉइंट लिख देने हैं। अगर 3 नंबर में आया है तो 3 नंबर के लिए इतने पॉइंट काफ़ी है, लेकिन अगर आपको ये 6 नंबर में आया है या फिर 5 नंबर में आया है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कौन सा लिखना है उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी लिख देना है कि जो सोवियत संघ था उसने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गए, और मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार की नीति और जो इसका मुख्य कारण था वो था राष्ट्रीयता और संप्रभुत्व की भावना, ठीक है। तो यह सब आप आंसर में फिल कर सकते हो अगर आपका ये क्वेश्चन 8 नंबर का या फिर 6 नंबर का आता है तो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा, यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। तो इसका आंसर मैंने आपको, जब मैं आपको चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था और जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो भी मैंने आपको ये बताया था कि ये आने के इसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो देख लीजिए, जब मैंने आपको ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तो उसमें से ही ये आया हुआ है। तो आपको पहले इस वीडियो को जरूर देखना है, तभी आप जो है आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो में कि सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। उस क्वेश्चन में भी क्या पूछा था कि कौन से ऐसे कारक हैं जो यूरोपीय यूनियन को एक ताकतवर संगठन या फिर एक प्रभावशाली संगठन बनाते हैं। तो बिल्कुल सेम हैगा, वो भी आंसर भी इसमें ही आता है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कराए थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे, तो आप यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिखोगे। पहला कि आपको बताना है कि फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट की एक संधि होती है जिसके तहत यूरोपीय संघ का गठन होता है। फिर आपको बताना है यूरो मुद्रा के बारे में कि उसके पास अपनी खुद की एक मुद्रा है, खुद का अपना झंडा है, स्थापना दिवस है। और इसके अलावा आपको बताना है कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, वो एक राष्ट्रीय निर्माण की तरह, राष्ट्रीय राज्य की तरह कार्य करता है। फिर आपको उसकी इकोनॉमी के बारे में बता देना है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा बिल्ड है, कितनी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बता देना है कितनी ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। फिर आपको बताना है इसकी मुद्रा के बारे में, इसकी यूरो इसकी मुद्रा आएगी जो कि यूएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आएगी, और ये यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा, यूएस डॉलर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन गई है। फिर आपको बताना है कि इसका व्यापार में कितना ज़्यादा भागीदारी है। फिर आपको बताना है कि व्यापार में और जो परमाणु शक्ति संपन्न है, ये इसके पास भी वीटो पावर है, सैन्य शक्ति इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्योंकि आप ये आंसर लिखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये टीचर इससे इम्प्रेस होगा। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसका अथवा में क्या बोला गया है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं। तो इसका आंसर भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए उसे। देखिए तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आसियान 2020 का जो मिशन था इनका, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य था कि जो आसियान है उसकी बहुमुखी भूमिका होगी, और उसने बताया गया था कि उसने जो भी चीज़ें आएंगी बातचीत से निपटारा करने का इसमें कहा गया था। तो आप यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसका आंसर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है। आपको सर देखो इसमें कहा गया है नियोजन के उद्देश्यों को बताना है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर में जो है ना, पहले नियोजन क्या होता है उसकी डेफिनेशन डालिए, उसके बाद उसके उद्देश्यों को लिखिए, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको बताना है कि नीति आयोग क्या है, इसे समझाना है हमें डिटेल में, एक्सप्लेन में 3 नंबर का है, तो थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर इसका अथवा में भी दे रखा हमें कि भारत की जो दलीय प्रणाली है, दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस प्रकार असर हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के कारणों के बारे में हमें बताना है डिटेल में। तो देखिए इसका आंसर जो है ना आपको बिल्कुल बना के लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ आपको शॉर्ट पॉइंट दे दिएंगे जिसकी वजह से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बता देना है कि जो शीत युद्ध के कारण जो ये हथियारों की होड़ लगी थी वो क्यों लगी थी, क्योंकि वैचारिक मतभेद थे दोनों। जैसे मैंने आपको बता रखा है जो शीत युद्ध था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था, तो इन दोनों के बीच में हुआ था। तो इनके विचारों को लेकर ये मतभेद था कि इनकी विचारधारा बढ़िया है या फिर इनकी विचारधारा बढ़िया है। तो इन दोनों को लेकर जो है टकराव था विकास के मॉडल का, कि
जो यूएसए था वो मानता था कि उसकी जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो काफ़ी बेटर है, और जो यूएसएसआर था उसका मानना था कि उसकी जो साम्यवादी व्यवस्था है वो यूएसए से काफ़ी बेहतर है। तो विकास के मॉडल के बीच में भी इनके बीच में टकराव था, महाशक्ति बढ़ने की होड़। तो ये सभी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, आप इसे खुद ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ही आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। मैं अगर आपको सब चीज़ दे दूं तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आएगा, अथवा में दिया आएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप करिए। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा कि देखिए 21वां क्वेश्चन का अथवा आएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इसका अथवा भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसको पढ़ लेते हैं और समझते नहीं होंगे कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, और ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी लिख के आ जाते हैं। लेकिन वो क्या गलती करते हैं, वो उसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसको नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा तो एक बार देखिए ज़रूर। अगर आपको आ रहा है तो भी अथवा देखिए, क्या पता जो अथवा में क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको, तो इसलिए अथवा भी देखना जरूरी है। तो अथवा में क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखने हमें और बताना है कि कौन सा अंग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों, इसके बारे में हमें बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसका आंसर देखते हैं हम। जब मैंने आपको छठा चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने ये सब आपको बता रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके 6 अंगों के नाम बताने हैं, तो हमने बता दिया इसके 6 अंग है। और इसमें से बताना है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हैगा, तो सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत वीटो पावर है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उसे जाके पहले देखिए। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सभी बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। तो आपको जो है इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके ये अक्टूबर के एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए 21वीं का अथवा। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका अथवा भी जरूर देखिए। आता है तो बढ़िया आएगा, लेकिन फिर भी देखिए अथवा। तो अथवा में क्या लिखा है कि हमें बताना है कि जो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौती आई जब भारत जो है ना स्वतंत्र हुआ था। तो हमें इसका आंसर किस प्रकार लिखना है, तो ये सैम्पल पेपर 1 का क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर 1 में भी ये आया था, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अक्टूबर में जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरह से समझना है कि 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी राष्ट्रीय निर्माण में। तो ये सैम्पल पेपर 1 में से आएगा। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि एक तो आकार, ठीक है, एक राष्ट्र को मतलब एकजुट करने की समस्या, ठीक है, एकता के सूत्र में बांधने की समस्या। दूसरा था लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की समस्या। तीसरा था कि सभी का विकास करने की समस्या, कि सभी तबके के लोगों का विकास हो। तो ये सब समस्याएं भारत के सामने आई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से इसे याद करना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये सभी आपको बताने हैं आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपका पीडीएफ खत्म होता है। ठीक है, इन सब का आंसर जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और सुनिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है ना, इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं दिया है, आपको वीडियो में बता दिया मैंने आंसर, ताकि जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो तो सबसे पहले आप जो है ना 2-3 घंटे आराम से सेपरेट रूम में आप बैठिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आपको पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद आप आंसर चेक कर लीजिए। तो ऐसे जो है आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।